हाँ जी, हिंद देश के जवानों। तो हम चौहान पढ़ रहे थे 2 दिनों से। मैं 2 दिन का रिवीजन करवाता हूँ। देखो, अगले 5 मिनट के अंदर 2 दिन का रिवीजन कर देंगे हम। तो हमने सबसे पहले चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था। हमने कहा कि उनकी उत्पत्ति के बारे में कई मत है। चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो कहती है कि आबू पर्वत पर सेंट वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के फायर अल्टार से 4 जातियां उत्पन्न हुई: चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। मुहणोत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इस थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते हैं कि आज के साइंटिफिक एरा में ये थ्योरी जचती नहीं है, तो शायद ऐसा रहा होगा, या कोई विदेशी, या कोई ट्राइबल्स के चीफ थे वो, या कोई पुराने क्षत्रिय जो अब थोड़े दुर्बल हो गए होंगे, बौद्ध और जैनों के प्रभाव में अहिंसक बन गए होंगे, उनको किसी ऋषि ने बाह्य आक्रमणों के प्रति चेतावनी दी है, वार्निंग दी है, सचेत किया था। फिर हम एक पढ़ते हैं कि बिजोलिया का अभिलेख 1170 वाला, वो ये कहता है कि जो चौहान थे ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वो अभिलेख और कई जानकारियां देता है, हालांकि वो मैं आगे बताऊंगा। और इसी अभिलेख के आधार पर दशरथ शर्मा ने भी कहा कि हाँ साहब, थे तो ब्राह्मणी। फतेहपुर के नवाब साहब नियामत खान, जो जान कवि के नाम से लिखते थे, वो भी अपनी पुस्तक के अंदर यही बात कहते हैं कायम रासों के अंदर कि ये लोग ब्राह्मण थे। फिर हमने पढ़ा आगे कि जेम्स टोड कहता है कि शक और सिथियन की संतान है, शक या सिथियन की संतान है, विदेशी है। कुल मिला के अपने ये याद रखना, शक सिथियन याद नहीं रखना, विदेशी है वो याद रखना। जेम्स टोड ने कहा। विदेशी वाली थ्योरी 2 लोगों ने और दी आगे। जेम्स टोड की जीवनी को संपादित करने वाला विलियम क्रुक, या उसकी बुक को संपादित करने वाला विलियम क्रुक, या विंसेंट स्मिथ जिन्होंने बुक लिखी थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी। हालांकि वो हूण बताते हैं, वो कहते हैं भाई राजपूत हूण है, चौहान हूण है, इधर वालों ने शक सिथियन बताए थे इन्होंने। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, पृथ्वीराज विजय जो किताब है, हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है, विग्रह चतुर्थ का एक जो अभिलेख है, ये सब उन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। अचलेश्वर मंदिर का अभिलेख और हांसी अभिलेख जो है वो इन्हें क्या बताते हैं, तो वो इनको चंद्रवंशी बताते हैं। ये मोटी मोटी सी बातें पढ़ी थी हमने। हालांकि रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख कहता है कि ये लोग इंद्र के वंशज है, कई अलग अलग बातें थी। फिर मैंने कल आपको बताया था बिजोलिया अभिलेख के बारे में। 5 फरवरी 1170 ईस्वी का बिजोलिया अभिलेख है, जो कि बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर है, जो कि एक कोई दिगंबर जैन हुए थे लोलाख, उनके द्वारा बनवाया गया था। तो वहां पर उसकी स्मृति में वो अभिलेख लगवाया गया है, जो चौहान राजा सोमेश्वर के समय का है, और जो बताता है कि वासुदेव ने सांबर झील की स्थापना की थी। जो बताता है कि वासुदेव का एक सामंत नाम का वंशज हुआ था, जो कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। जो बताता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली जीत ली थी। इसी के अंदर बताया गया कि यहाँ के आसपास एक कुटिला नदी बहती थी, और उसके पास में खूब सारे जैन और शिव जी के मंदिर हुआ करते थे। बेसिकली वो बिजोलिया और मिनाल के अंदर जो मंदिर बने हुए, हम मंदिर पढ़ेंगे तब और बात करेंगे उनकी वो विशेषताएं बताता है कि हमें यहाँ कौन कौन से मंदिर बने हुए। वो एक प्रशासनिक विभाजन बताता है, प्रशासनिक अधिकारियों के नाम बताता है, राजस्थान के नगरों के प्राचीन नाम बताता है, जालोर का जाबालीपुर, नागौर का अहिछत्रपुर, बिजोलिया का विजयावल्ली, खूब सारी अलग अलग सी ऐसी जानकारियां हमें उस अभिलेख से मिलती है। एक अभिलेख और है पास में, जो सिद्ध सेन सूरी कदो या सिद्ध सूरी कदो, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी उत्तम शिखर पुराण, और उस उत्तम शिखर पुराण को भी वहां पर टांका गया है, वहां पर उत्कीर्णित किया गया है। बिजोलिया वाला जो अभिलेख जो चौहानों की वंशावली बताता है हमें, वो मैंने बताया था कि गुणभद्र द्वारा इसकी प्रशस्ति की रचना की गई थी। वो इसके कंपोजर थे, और इसको खोदने वाला एनग्रेवर थे, उनका नाम मैंने बताया था गोविंद। वैसे कहा था कि इसको कायस्थ जाति के केशव नाम का एक व्यक्ति था, और उसने इसको लिखा था। एक विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख की बात हमने और की, जो कि आपके अजमेर के राजपूताना म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 बातें बताता है। चौहानों का आदि पुरुष मालव वंश में उत्पन्न हुआ, चौहानों का आदि पुरुष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ, चौहानों का आदि पुरुष जो था वो आपके राम के बेटे कुश का वंशज था, और चौहानों के आदि पुरुष का नाम चाहमान था। सूर्यवंशी बताता वो अभिलेख भी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। फिर कल हमने राजा पढ़ने शुरू कर दी। वासुदेव के बारे में पढ़ा कि राजशेखर अपने प्रबंध कोश में कहते हैं कि 551 ईस्वी में उसने सपादलक्ष के अंदर और चौहान राज्य की स्थापना की थी। सपादलक्ष इनका मुख्य केंद्र था, जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर, जिसे हम नागौर कहते हैं, हो सकता है। वैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग अनंत प्रदेश अर्थात सिक्कर से लेकर पुष्कर के बीच तक फैले हुए थे। और रामकरण आसोपा कहते हैं कि सांबर झील के चारों तरफ रहने की वजह से इनको चाहमान कहने लगे थे। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख। उसके बाद में हम आगे पढ़ रहे थे कि 551 ईस्वी में इसने स्थापना की थी, और बिजोलिया अभिलेख कहता है कि इसी ने सांबर झील बनवाई थी।
उसके बाद आगे आया गुवक प्रथम, हम कहते हैं प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा था। इससे पहले चौहान प्रतिहारों के सामंत थे। नागभट्ट द्वितीय के दरबार में इसको भी वीर की उपाधि मिली थी, पर बाद में इसने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता मानने से मना कर दिया था। चंदन राज की रानी आत्मप्रभा, जो भगवान शिव की भक्त होने के कारण रुद्राणी कहलाती और पुष्कर जिले में 1000 दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना किया करती थी। फिर हमने उसके बाद पढ़ा वाकपति राज, जो कि 108 युद्धों का विजेता था, और जिसके बड़े लक्ष्मण राज लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह ने नाडोल के अंदर एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना कर दी थी। विग्रहराज सेकंड, जो कि गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज प्रथम को हराकर बड़ौंच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाता है। गोविंद थर्ड, जिसे पृथ्वीराज विजय के अंदर वेरी घट लिखा गया, जिसका मतलब होता दुश्मनों का संहार करने वाला, और फरिश्ता कहता है कि उसने गजनी के राजा को मारवाड़ क्रॉस नहीं करने दिया था। अजय राज, जो 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करता है, इसे अपनी राजधानी बनाता है और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाता है। चांदी और तांबे के सिक्के चलाता है, अपने सिक्कों पर अपनी रानी सोमल देवी का नाम लिखवाता है। सोमलेखा या सोमल देवी दोनों नाम आते हैं, उसके नाम लिखवाता है। फिर हम उसके बाद में पढ़ रहे थे कि अजयराज के बाद में हमने पढ़ा आपके अरुणोराज, हाँ अरुणोराज ही पढ़ा, अजयराज के बाद में हमने डायरेक्टली, और अजयराज में हमने एक और पढ़ा था कि अजयराज ने आपके गर्जन मातंगों को हरा दिया था, और मैंने बताया था गर्जन मातंग कौन है, तो गजनी के जो थे उनको गर्जन मातंग कहा गया। अरुणोराज के बारे में हमने पढ़ा कि 1135 में उसने तुर्कों को भयंकर तरीके से हराया, जिस स्थान पर हराया था उस भूमि को पुनः पवित्र करने के लिए उसने पुष्कर की तरफ से आने वाली चंद्रा नदी के पानी को रोककर वहां पर आपके एक झील का निर्माण करवाया था, इसे हम आना सागर झील कहते हैं। अजयराज के बारे में भी कहा जाता है कि वो अपने अंतिम समय में उधर चले गए थे, आपके पुष्कर अरण्य की तरफ ही चले गए थे। फिर आपके अरुणोराज के बारे में और दूसरी बातें ये थी कि अरुणोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने मालवा के राजा नरवर्मन को हराया था। गुजरात वाली बात मैं शायद लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा माइंड बॉडी रिलेशन गड़बड़ा गया होगा मुझे लगता है, इसलिए मैं थोड़ा लिखा मैंने कुछ ही बोल कुछ ही गया। मैं एक बार फिर वापस अभी आपको गुजरात वाली बात थोड़ी वापस बता दूंगा, ताकि यदि किसी की कंफ्यूजन रहा हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए। कल जो कंफ्यूजन था मेरी वजह से हुआ, मैं सॉरी मांगता हूं उसके लिए, पर वो शायद लास्ट में कंक्लूड कर रहा था, टाइम हो रहा था, तो इस चक्कर में ऐसा कुछ हो गया होगा मेरे से। मैं वो बात वापस बता दूंगा, पर उसकी मोटी मोटी बात ये सुन लीजिए आप, अपने काम की बात ये, कल वाली पे मत जाना, कल वाला एपिसोड भूल जाना, आप अब वाली बात याद रख लो। मोटी मोटी बात इतनी याद रखनी है कि गुजरात का चालुक्य राजा था जयसिंह सिद्धराज, उसके साथ उसकी लड़ाई हुई, उसने जयसिंह सिद्धराज को हरा दिया और उसकी बेटी कंचन देवी के साथ उसने शादी कर ली थी। बेटी थी, कल है ना मैं शायद बहन बोल रहा था उसको, तो वो बेटी थी, कंचन देवी के साथ शादी कर लेता है। फिर वैसे वो देवल देवी वाली बात ही भूल जाओ अपने, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार मानते ही नहीं है, आप भी याद मत रखना भले, कल मैं थोड़ा ज्यादा ही बता गया था उसमें। फिर कुमारपाल चालुक्य, सिद्धराज जयसिंह के खुद के बेटा था नहीं, तो उसने जो गोद लिया हुआ बेटा था, कोई चाहड़ नाम करके था, उसको राजा बनाना चाहता था, और बाकी जो मंत्री वगैरह थे वो कुमारपाल चालुक्य को कुमारपाल को बनाना चाहते थे। वहां पर जब लड़ाई हुई तो ये अरुणोराज जो था ये उस चाहड़ का पक्ष लेता है। जब उसने चाहड़ का पक्ष लिया तो इसने जाके और चाहड़ को वहां पे राजा बनवा दिया, कुमारपाल को एक बार नहीं बनने दिया। तो कुमारपाल गुस्से में था, थोड़े दिन बाद कुमारपाल चाहड़ को हटाता है और चाहड़ को हटा के राजा बन जाता है। उसके बाद वो अजमेर पर अटैक करता है, अजमेर पर अटैक करके अरुणोराज को हराता है, अरुणोराज की बेटी जालन देवी से शादी करता है। इसी टाइम कुमारपाल आपका चित्तौड़ गया था, चित्तौड़ के अंदर उसने समिधेश्वर मंदिर का नाम किया था और उस आशय का वहां पर एक अभिलेख लगवाया था, अपने आदमी को छोड़ के वापस चला गया था यहाँ से। ये बात पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद अरुणोराज में तो हमने पढ़ा कि उसके दरबार के अंदर वो आपके धर्म घोष और देवबोध नाम के मंत्री रहा करते थे, यही पढ़ा था अरुणोराज के। फिर अरुणोराज को भी अरुणोराज के बेटे ने मार दिया था, अरुणोराज के बेटे का नाम था जगदेव नाम का बेटा था, उसने मार दिया था इसको। तो बड़ी बड़ी सी बातें तो ये थी। एक और बताया था कि खरतरगच्छ के जो जैन संप्रदाय था उसको उसने भूमि अनुदान दिया था, और इससे पहले अजयराज था उसने आपके पार्श्वनाथ के अंदर, पार्श्वनाथ जो मंदिर है उसको सुवर्ण कलश दिया था, दिगंबरों श्वेतांबरों के बीच की जो भी शास्त्रार्थ हुआ था उसका अध्यक्ष वो हुआ करता था। इतनी बातें हमने पढ़ी थी। आज हम आगे शुरू करते हैं। देखना आप, कोई काम की बात नहीं है ज्यादा, पर आगे आने वाली चीजें इससे संबंधित रहेगी, ये होगा तो थोड़ी आपके समझ के अंदर आएगी। मारवाड़ में कह दूं तो मारवाड़ में नागौर का कुछ जो इलाका था इसको मारोठ बोला करते थे उस टाइम। मारोठ कहते थे। तो ये जो मारोठ था यहाँ की कोई जोया राजकुमारी थी, जोया राजपूत हुआ करते थे किसी टाइम में यहाँ पर, अब नहीं देखने को मिलते, बाकी पहले किसी टाइम में जोया थे। और हम पढ़ते हैं कि जो चुंडा, मारवाड़ वाला चुंडा था, उसके जो पिता थे वीरमदेव, उनके लिए तो कहा ही जाता है कि वो बाकायदा जोइयों के खिलाफ ही लड़ते हुए मारे गए थे। तो इस क्षेत्र के अंदर पहले जोइया रहे थे। मैं आगे योद्धे जनपद पढ़ाऊंगा तब जोइयों की कई बातें और बताऊंगा। उनकी एक राजकुमारी हुआ करती थी सुधवा, उस सुधवा से अरुणोराज की शादी, अरुणोराज की एक रानी थी।
मारवाड़ की राजकुमारी कर देना या मारोठ की राजकुमारी कर देना एक ही मतलब है। इस नागौर वाले कुछ भाग को अपने मारोठ बोला करते थे। इधर गुजरात के एक चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी हम पढ़ी रहे हैं, जयसिंह सिद्धराज था और उसकी बेटी थी, उससे शादी की थी। 2 रानियों की बात करेंगे, और भी रानियां रही होगी पर मुख्यतः ये 2 रानियां। ये जो मारोठ की जोया राजकुमारी सुधुआ है, इसके 2 बेटे हुए। एक बेटे का नाम है जगदेव, एक बेटे का नाम है विग्रहराज। जो हम विग्रहराज यदि गिनते हैं तो चौथे नंबर पर आता है, इसलिए हम उसको कहते हैं विग्रहराज चतुर्थ। इधर जो गुजरात की चालुक्य राजकुमारी हुई, इसके बेटा हुआ सोमेश्वर, तीसरा बेटा कह दो आप। जो बड़े बड़े इसके बेटे जो आगे अपने काम आएंगे, और भी हुए होंगे पर उनकी बातें अपने करें तो अरुणराज के बेटे एक जगदेव, एक विग्रहराज चतुर्थ, और एक कौन हो गया आपके सोमेश्वर। ये जो जगदेव है, जगदेव का बेटा जो आगे हुआ ये है पृथ्वीराज सेकंड। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है, इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है अपरगंगे, एक का नाम है नागार्जुन। सोमेश्वर के 2 बेटे हुए, एक का नाम है पृथ्वीराज थर्ड और एक का नाम है हरिराज। ये सेकंड थर्ड तो हम लगा देते हैं कि जो राजा कर माता हम कहते हैं, एक पृथ्वीराज पहले बन गया था, ये दोबारा बना तो सेकंड का 2, ये तीसरा बना तो हम उसको थर्ड कर देते हैं। हम अपनी तरफ से ये नाम लगाते हैं, ये तो ना सेकंड थर्ड। तो ये थोड़ी सी क्रोनोलॉजी याद रखना, क्योंकि आगे जब हम राजा वगैरह पढ़ेंगे तब ये काम आएंगे, कौन किसके बाद राजा बना था, तो ये तमाम नाम आते हैं। तब यूं दिमाग घुलसा जाता है कि यार ये कौन है, ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, सारी बातें याद रखना। अरुणराज की 2 रानियां हैं, मारोठ की राजकुमारी जो या याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, सुधवा, और गुजरात की चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी। सुधवा के 2 बेटे जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। इधर आपके गुजरात की चालुक्य राजकुमारी का बेटा सोमेश्वर। सोमेश्वर के 2 बेटे पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड। विग्रहराज चतुर्थ के 2 बेटे अपरगंगे और नागार्जुन। मतलब ये भाई है, जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। ये सारे भाई हो गए, चचेरे भाई हो गए आपस के अंदर। पृथ्वीराज सेकंड, अपरगंगे, नागार्जुन, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। मतलब सोमेश्वर के बेटे का नाम भी पृथ्वीराज है, जगदेव के बेटे का नाम भी पृथ्वीराज। हालांकि गांव में तो नहीं रखने देते, गांव में तो जैसे मेरा नाम राजवीर है और अब हमारे परिवार में कोई दूसरा भाई का नाम तो राजवीर नहीं है, और हो जाए तो मम्मियां नाराज और हो जाती है, और तो मार लगो नाम है, थे क्यों रखियो, पर पहले रख लिया करते होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पृथ्वीराज देखने को मिलते हैं। देखना भाई, थोड़ा सा समझना इस चीज को, क्योंकि आगे ये काम आएगा। मैं इसलिए बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं कि मुझे याद है कि आरपीएससी के एक पेपर में उसने यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि चौहान राजाओं का कालक्रम बताइए, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना, इसके बाद कौन बना। और वो मुझे जहां तक याद आता वो क्वेश्चन कहीं यहीं से उठाया हुआ था, तो थोड़ा दिमाग के अंदर आपके रहे। तो ये देखना, आप वापस इस मैप को देख लेना ढंग से। अब अपने आगे बढ़ते हैं। काम की बात नहीं थी, यूं समझाने की चीज थी थोड़ी, तो मैंने बता दिया आपको। विग्रहराज चतुर्थ। अब वापस मैं उस पर जाता हूँ, तो देखो थोड़ा, मैंने अभी एक बोली थी लाइन, कल नहीं बता रहा था मैं, अभी बोली थी। ये जो अरुणराज का बेटा जगदेव है, इसने अरुणराज की हत्या कर दी थी। अरुणराज की हत्या कर देता है। तो अरुणराज की हत्या उसके बेटे द्वारा कर दी गई थी। बेटे का नाम क्या था? जगदेव। जगदेव नाम का बेटा था, ये इसकी हत्या कर देता है। अब पढ़ते हैं अपने आगे। अब वापस देखो एक बार, अरुणराज को मार दिया जगदेव ने, जगदेव राजा बन गया। पर सामंतों ने इसको स्वीकार नहीं किया, बाकी लोगों ने, और उनको लगा यार बाप को मार के बनाया, तो वो लोग स्वीकार नहीं करते। जैसे वो उद्दा वाली बात हम पढ़ते हैं कि कुंभा के बाद में उद्दा बना था वहां का राजा, उद्दा के साथ भी सामंतों का क्लेश हो ही गया था और उन लोगों ने रायमल को बुला के राजा बना दिया था। हालांकि आप में से कई होंगे सवाल उठते होंगे कि सर फिर मालदेव, पर मालदेव वाले में पक्का है नहीं कि उसने गंगा को मारा था कि नहीं मारा था। अपने यूं बड़े तौर पे पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे खिड़की में बैठा था, नीचे गिर गया था, तो कैसे गिरा होगा कि मालदेव ने धक्का मार दिया होगा। बाकी एग्जैक्टली उसकी कोई न्यूज अपने पास में है नहीं। उधर भी अजीत सिंह को बख्श सिंह ने मारा था, तो उधर राजा भी बाद में अभय सिंह बनता है। बख्श सिंह को हालांकि बाद में राजा बनाया जाता है, तो वो एक जरूर एग्जाम्पल है कि बख्श सिंह को भी सामंतों ने स्वीकार कर लिया था और बाद में उसे राजा बना दिया था। उसका भी रीजन है कि अजीत सिंह को जब मारा था, तो अजीत सिंह को मारने के बाद में अभय सिंह तो बन गया था जोधपुर का राजा, और बख्श सिंह जो छोटे वाला था उसको नागौर का राजा बना दिया था। मैंने शायद बात बताई भी होगी, उस वीडियो के अंदर भी मैं बताता हूँ। फिर जब अभय सिंह मरा, तो अभय सिंह के मरने के बाद उसका बेटा बना राम सिंह। तो इधर राम सिंह राजा बना हुआ है जोधपुर का, बख्श सिंह बना हुआ है अपने जोधपुर का। मतलब चाचा तो जोधपुर का है और भतीजा यहाँ का है। राम सिंह मंगता आदमी था, एकदम निकम्मा आदमी था, और राम सिंह से सामंत राजी नहीं हुए, तो जोधपुर की जनता राजी नहीं हुई, शोषण करने टाइप का आदमी बन गया था। तो लोगों ने कहा कि कुछ दाग अच्छे होते हैं, राम सिंह तो बहुत ही खराब आदमी, इससे अच्छा बख्श सिंह है, इसको बुला लो। तो राम सिंह राजी नहीं, उत्तर दिन्यो देश
जो दाणो झाला करे आव धनी बख्तेस, राम सिंह राजी नहीं, राम सिंह से राजी नहीं है, उत्तर दिनो देश, देश ने उत्तर दे दिया है। जो दाणो झाला करे, झाला मतलब बुला रहा है तुम्हें, आओ धनी बख्ते से, बख्त सिंह तुम और यहाँ पे राज करो। तो बख्त सिंह वाला एग्जाम्पल जरूर है। बाकी जो ऐसे यूं पित्र हंतान हुआ करते थे, जल्दी से जनता स्वीकार नहीं करती थी। इवन जो ये पित्र हंतान होते थे, इनके वंशावलियों में नाम नहीं मिलते, जो बही बाट आते थे वो नाम ही नहीं लिखते, आपको मार के बनाए। तो ऐसी कई चीजें हुआ करती थी, पर दोनों तरह के एग्जाम्पल है। तो जगदेव ने अरुणोराज को मार दिया, तो जगदेव राजा बनता है हालांकि थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन उसका छोटा भाई, सामंत वगैरह उसको हटा देते हैं और बाद में उसका छोटा भाई राजा बन जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ अरुणोराज का बेटा ही हो गया आपके। अब आते हैं वापस इस पे, विग्रहराज चतुर्थ राजा बना। अब देखो ये दोनों चीजें हैं, कई जगह इसकी डेट 1153 से 1163 भी मिलती है। हालांकि कल हम जब पढ़ रहे थे तो हम पढ़ रहे थे अरुणोराज तो खुद ही 55 तक रह गया था। तो अब आजकल नई किताबों के अंदर ये डेट मिलने लगी 1158, पर ये पुराने वालों की एग्जैक्ट कोई डेट है नहीं, और न कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप थोड़ी क्रोनोलॉजी याद रखना, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, वो थोड़ा सा आप याद रख लेना। बाकी ये कभी 57-58 के आसपास में राजा बना, ये भी कोई एग्जैक्ट नहीं है। ये 12th वाली बुक वालों ने इस बार 1158 लिख रखी है इसकी। बाकी ऐसा भी नहीं कि इसी टाइम ही बना था ये, ऐसा भी कोई नहीं। पर वो फिर अभिलेखों के आधार पर देखते हैं, एक अभिलेख इस साल का मिला है तो इस टाइम के आसपास बना होगा, एक अभिलेख इस टाइम का मिला है तो इस टाइम के आसपास में मर गया होगा। तो ये इनके मानने का सा तरीका रहता है, बाकी कोई एग्जैक्ट अपने को डेट वगैरह मिलती नहीं है। अब मैं बताता हूं, देखो आपको विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। और यदि मुझे कोई पूछे कि भाई अजमेर में जितने राजा बने उनके अंदर चौहानों में सबसे अच्छा कौन लगता है, मेरा हमेशा से मान रहा कि यार प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में तो आम आदमी बात करता है। अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट है तो यार अपनी पसंद थोड़ी सी अलग हो जानी चाहिए। तो मुझे विग्रहराज चतुर्थ बड़ा शानदार लगता है कि यार क्या राजा रहा होगा उस टाइम का ये, कि दिल्ली जीत ली थी, दिल्ली पर कब्जा करने वाला प्रथम चौहान सम्राट कोई हुआ था तो विग्रहराज चतुर्थ ही था। पढ़ते हम इसके बारे में, देखो डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो टाइम था वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल था। हो सकता है अजमेर की जगह आपको कोई ये भी दे सपाद लक्ष्य, कि इसका टाइम सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल था, बात तो एक ही है। परंपरागत रूप से तो इनका राज्य सपाद लक्ष्य वाला ही था। अजमेर बाद में राजधानी बनी, इसलिए हम इनको कहां के चौहान पढ़ने लग जाते हैं, अजमेर के चौहान पढ़ने लग जाते हैं। तो सपाद लक्ष्य के चौहानों का कहे भले इनका कहे, एक ही बात है। दशरथ शर्मा, मैंने आपको बुक बताई थी दशरथ शर्मा की, अर्ली चौहान डायनेस्टीज, उसके अंदर वो ऐसा लिखते हैं कि इसका टाइम है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल। और वाकई स्वर्ण काल, आप आगे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी सही बात कही। अब एक तो कुमारपाल चालुक्य इसके पिता को हरा के गया था, अरुणोराज को हरा के गया था, और अरुणोराज की बेटी जलन देवी से शादी कर लेता है। तो इस आदमी के लिए ये जरूरी था, स्वर्ण काल है तो कैसे, तो इसने कहा इसको तुम्हें बताऊंगा। तो एक कुमारपाल को हराता है, अपने पिता की हार का बदला लेता है। फिर इसने कहा, कुमारपाल ने कहां कहां कब्जे कर लिए उन सब जगह को मैं छुड़ाऊंगा। पता चला साहब पाली, नाडोल, नाडोल पाली में एक जगह पर अलग से राज्य हुआ करता था, जालोर, इन सब जगह पर उसने कब्जे कर रखे थे। चित्तौड़, कुमारपाल जाते हुए इधर कई जगह कब्जे कर गया था। ये सब जगह छुड़वा लेते हैं, सारी जगह इस आदमी ने छुड़वा ली थी। तो एक तो यही आदमी कि भाई अपने पिता अरुणोराज जो कि कुमारपाल के खिलाफ हार जाते हैं तो ये कुमारपाल को हराता है। कुमारपाल ने जिन जिन जगह पे कब्जे किए थे वो कब्जे वापस छुड़वा लेता है। पाली में, नाडोल में, जालोर में, चित्तौड़ में, जहां पर भी कब्जे किए थे सब जगह इसने छुड़वा लिए थे। अब जब अपने आसपास की बाउंड्री को सिक्योर कर ली तो आदमी को लगा यार अब थोड़ा दिल मांगे मोर, कुछ बड़ा किया जाए। दिल्ली, दिल्ली पर तोमरों का अधिकार हुआ करता था, तोमर वंशी राजपूत हुआ करते थे दिल्ली पे, या तोमर ही लिख लो खाली, कि तोमरों का अधिकार था यहाँ पे। दिल्ली पे तोमर वंश हुआ करता था, तोमरों का अधिकार था, या तोमर या तंवर जिनको अपने बोलते हैं, आप अपभ्रंश में नाम धीरे धीरे तंवर हो गया, उनका कब्जा हुआ करता था। ये दिल्ली पर अटैक करता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान सम्राट था। और अब जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो अजमेर राजधानी है उत्तर भारत की और दिल्ली उसका ठिकाना है। उत्तर भारत का एक बड़ा राजा है विग्रहराज चतुर्थ, आसपास के सब बड़े बड़े राजाओं को हरा रहा है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। पर यह एक बात जानता था कि अजमेर में बैठ के दिल्ली को नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता, कि भाई बहुत दूर पड़ता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन,
आपके संचार के साधन नहीं, आवागमन के साधन नहीं, इतना दूर होगा नहीं, तो इसने उन तोमरों का आज से तुम मेरा अधीन हो और मेरे को टैक्स वैक्स पहुंचा दिया करो, तो वो लोग इसको टैक्स वगैरह देने लग गए थे। बिजोलिया वाला अभिलेख इस बात की जानकारी देता है। किसने जीता तो था। एक अभिलेख ही दिल्ली शिवालिक अभिलेख, बड़ा शानदार सा अभिलेख है, बड़ी अच्छी सी बात सुनना, गौर करना मेरी बात पर। भारत में एक मौर्य सम्राट हुए अशोक, अभिलेख लगवाने का इतना शौक था कि पूरे भारत के अंदर बंदा अभिलेख लगवा के गया। ठेठ अफगानिस्तान तक इस बंदे के अभिलेख मिल जाते हैं, नीचे कर्नाटका तक अभिलेख मिल जाते हैं, सब जगह पर इस आदमी ने अपने अभिलेख लगवाए थे, अलग अलग प्रकार के अभिलेख। कोई चौड़े भाटे पर लगवाए तो हम कहते हैं रॉक एडिक्ट, शिलालेख। कोई लंबे पत्थर पर लगवाए तो हम कहते हैं स्तंभ लेख, पिलर एडिक्ट। इसने ऐसा, अशोक ने एक पिलर एडिक्ट हरियाणा में एक जगह पड़ती है टोपरा, वहां पर लगवाया। सुनना मेरी बात, खूब काम की बात है। टोपरा में इसने अपना एक स्तंभ लेख लगवाया, एक पिलर एडिक्ट है अशोक का ही। टोपरा, टोपरा हरियाणा में एक जगह पड़ती है, वहां पर ये लगवाया हुआ था। शिवालिक की पहाड़ियां लगती है, यमुनानगर जिला लगने लग गया अब तो, वहां पे शिवालिक की पहाड़ियों का एरिया है। उधर से आपके यूपी का सहारनपुर, इधर से यमुनानगर टच करते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां आती है वहां टोपरा का एक अभिलेख लगवाया। आपको जब एंशिएंट पढ़ाएंगे तब और बताएंगे उस अभिलेख में क्या बातें हैं, क्यों लगवाए थे, तो सारी बातें याद रखना। इसी अशोक के जिस पिलर पे, टोपरा वाले पिलर पे जो बातें लिखी हुई थी, उसके ठीक नीचे विग्रहराज ने भी अपनी बातें लगवाई। विग्रहराज भी अपनी कुछ बातें लिखवाता है। अशोक की क्या बातें एंशिएंट के अंदर आप पढ़ना, उसके धम्म से संबंधित ऐसी कई बातें। विग्रहराज क्या बात लिखता है ये सुनना। विग्रहराज उसी अभिलेख पर लिखवाता है कि मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों को बाहर निकाल दिया है। आर्यावर्त, भारत को किसी टाइम में आर्यावर्त कहते थे, आर्यों की भूमि है तो आर्यावर्त। मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों का मूल उच्छेदन कर दिया है, डी रूट किया उनको, मैंने जड़ से उखाड़ दिया है। मैं चाहूंगा, इस बात पर गौर करना आप, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित कर दे। वापस इस बात पर जाना आप, अटक नदी मेरे बहुत अटकती है ये, कि ऐसा क्या था कि अटक के बाद वाली बाउंड्री को हम अपना मानते ही नहीं थे। हमारी बाउंड्री अटक तक जाके सीमित हो जाया करती थी। कि विग्रहराज अपने अभिलेख के अंदर कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से संपूर्ण नाश कर दिया, उनको निकाल दिया है, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे। मैं आगे और बताता हूं आपको कि बूंदी के राजा सुरजन ने जब अकबर के साथ संधि की थी, तो संधि में लिखवाया था कि मैं तुम्हारी तरफ से कहीं भी लड़ने के लिए जा सकता हूं, लेकिन अटक नदी कभी भी क्रॉस नहीं करूंगा। मैंने आपको और बताया था कि औरंगजेब जब राजस्थान के राजाओं को अटक नदी पार करवाना चाहता है, तब बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के नेतृत्व में राजस्थान के तमाम राजाओं ने औरंगजेब के खिलाफ बगावत कर दी थी। अटक नदी के उस किनारे औरंगजेब की नावें तोड़ दी गई थी, इसलिए उन सभी राजाओं ने इकट्ठे होकर कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि दे दी थी। मैंने और बताया था कि वो महान मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम कहता है कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरा देंगे। याद रहे, अब से ज्योग्राफी में भी अटक पढ़ो तो ये तमाम बातें इंडेक्सिंग होनी चाहिए आपके दिमाग में, याद आनी चाहिए कि अटक के बारे में और क्या क्या बातें अपनी पढ़ी हुई है। पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में, यकीनन कहीं ना कहीं अटक का नाम आएगा। तो विग्रहराज इस अभिलेख के अंदर ये बात कहता है। अभिलेख किसका? अशोक का। लगवाया कहां पे? टोपरा। टोपरा कहां पे? हरियाणा में। अशोक के अभिलेख की क्या बातें? धम्म से संबंधित और उसकी जो भी बातें कोई वो है, अशोक की बातें उसमें। विग्रहराज की क्या बात है कि मैंने तुर्कों का यहां से नाश किया है, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखे। अब कौन से मुसलमान राजा को इसने हराया इसकी जानकारी नहीं, एग्जैक्टली कौन राजा आया था जिसको इसने हरा के भेज दिया था, ऐसा कुछ भी अपने को जानकारी नहीं मिलती है। बस ये एक पॉइंट मिलता है अपने, और कई जानकारियां पर उसमें ये एक पॉइंट भी है। 9 अप्रैल 1163 का पॉइंट है। अब आगे वाली बात सुनना। कालांतर में इस अभिलेख को फिरोज तुगलक यहां से उखाड़ के ले गया। फिरोज तुगलक एक तुगलक डायनेस्टी का राजा बना,
पढ़ोगे आप फिरोज तुगलक के बारे में, गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल बादशाह कहा जाता है, और उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक राजा बनता है। फिरोज तुगलक अशोक के दो अभिलेखों को उखाड़ के दिल्ली ले जाता है। एक मेरठ का अभिलेख है अशोक का, उसको दिल्ली ले गया था, और एक टोपरा का अभिलेख है, उसको दिल्ली ले गया था। टोपरा वाला अभिलेख उसने फिरोज शाह कोटला, जो दिल्ली के अंदर एक शहर बसाया था उसने, वहां पर उसने टोपरा वाला अभिलेख ले जाके लगा दिया। तो हम अब उसको कहते हैं भाई ये अभिलेख है, ये अशोक का अभिलेख है, और इसको फिरोज तुगलक उठा के लेके आ गया था दिल्ली। ज्यादातर हम लोग इतनी ही बात जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब ये बात हम पढ़ते हैं। आज से आप ध्यान रखना कि अशोक का वह टोपरा का अभिलेख जिसे फिरोज तुगलक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले जाकर लगा देता है, उसी अभिलेख पर हमारे प्रतापी सम्राट विग्रहराज चतुर्थ की भी लाइनें लिखी हुई है, जो कि 9 अप्रैल 1163 की है, जो ये बताती है कि उसने शिवालिक की पहाड़ी तक का एरिया जीत लिया होगा। और चूंकि शिवालिक की पहाड़ी तक का एरिया जीत लिया, इसलिए हम उसको कहते हैं शिवालिक अभिलेख। जो टोपरा वाली जगह है वो शिवालिक पहाड़ी के अंतर्गत वहां तक आती है, तो हम उसको बोलने के शिवालिक अभिलेख। अशोक का टोपरा अभिलेख है, विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख कर दो, दिल्ली ले जाके लगा दिया गया, इसलिए हम उसको कहते हैं दिल्ली शिवालिक अभिलेख। क्योंकि जब आप मिडेवल पढ़ोगे तो अशोक वाले में भी पढ़ोगे कि दिल्ली अशोक का टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लगा देता है, इसलिए अब उसे दिल्ली टोपरा अभिलेख कहते हैं। एक एग्जैक्टली यही बात आप विग्रहराज चतुर्थ का शिवालिक अभिलेख मान सकते हैं, क्योंकि वो जानकारी यही है कि देखो मैं शिवालिक पहाड़ी तक यहां तक आ गया हूं, यमुनानगर सहारनपुर की सीमा तक मैं आ गया हूं, और इसको बाद में दिल्ली लगा दिया गया, तो हम उसको दिल्ली शिवालिक अभिलेख भी कहते हैं। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स के पेपर में एक क्वेश्चन था कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख इनमें से किस राजा ने लगवाया था, तो विग्रहराज चतुर्थ दिल्ली शिवालिक अभिलेख लगवाता। तो याद रहे ये शिवालिक वाले क्षेत्र के अंदर लगाया गया था, अशोक के अभिलेख पर ही लिखा हुआ है, और कालांतर लिखवाया गया था, और कालांतर में इसे फिरोज शाह तुगलक उठा के दिल्ली ले गया था, तो अब ये दिल्ली के अंदर लगा हुआ है। आ जाएगी बात समझ में। और इसके अंदर वो ये कहता है कि भाई तुर्कों को अटक नदी तक सीमित रखा जाए। अटक नदी की मैंने सारी बातें आपको बता दी। इस पेज पर मैं वापस एलिब्रेट करूंगा आपको, तो उसका समय है वो अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल है, ऐसा डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं अपनी बुक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में। उसने अपने पिता अरुणराज की हार का बदला लेते हुए गुजरात के चालुक्य कुमारपाल को हराया। कुमारपाल के अधीन किए हुए क्षेत्र पाली, नाडोल, जालोर, चित्तौड़ आदि पर उसने पुनः अधिकार कर लिया। उसने दिल्ली के तोमरों को हराया, और दिल्ली के तोमरों को अपना एक सामंत बना के रख देता है। अजमेर अब मुख्य राजधानी थी और दिल्ली एक ठिकाना मात्र होकर रह गया था। उसने अशोक के टोपरा अभिलेख पर अपना अभिलेख भी लगवाया, जिसे हम शिवालिक अभिलेख के नाम से जानते हैं। कालांतर में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लगवा देता है, इसलिए उसे दिल्ली शिवालिक अभिलेख कहा जाता है, जो कि 9 अप्रैल 1163 का है, जिसमें वो कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से बाहर निकाल दिया था, मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित करके रखे। बड़ी जोरदार बात। या तो कभी धारा नगरी के राजा भोज परमार, मध्य प्रदेश में धार की जो नगरी है वहां के राजा भोज परमार हुए, जो अपनी सत्यवादिता के लिए, अपने न्याय के लिए, अपनी दान प्रियता के लिए, अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन राजा भोज ने धारा नगरी में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, या इस महान प्रतापी चौहान सम्राट ने अजमेर के अंदर वैसी की वैसी एक पाठशाला बनवाई थी, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, सरस्वती कंठाभरण स्कूल। मंदिर था, सरस्वती माता का मंदिर भी था, और एक स्कूल थी। आप एग्जैक्टली ये मान लीजिए कि आज भी आपने जो स्कूल होती है उसमें सरस्वती माता की मूर्ति होती, और स्कूलों के नाम आज भी होते हैं, सरस्वती शिक्षा सदन, सरस्वती बाल विद्या निकेतन, है ना, ऐसा कोई भी नाम हो सकता है आपने। तो इसी ने एक स्कूल बनाई जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण विद्यालय, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला, और इसी के पास में सरस्वती मंदिर भी था। सरस्वती मंदिर भी बना था। इसी सरस्वती मंदिर से वो अभिलेख मिला है हमें। कौन सा? जो कहता है कि चौहान मालव वंश के हैं, जो कहता है कि चौहान इक्ष्वाकु वंशी है, जो कहता है कि चौहान राम के बेटे कुश के वंशज है, जो कहता है कि चौहानों का मूल पुरुष चहमान था, जो चौहानों को सूर्यवंशी बताते हैं, वो सरस्वती मंदिर का अभिलेख है। विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है, जो अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में सुरक्षित करके रखा गया है। ये तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। काम की बात ही कि जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी, ये जो सरस्वती मंदिर था, एडजॉइनिंग एक ही परिसर के अंदर बने हुए थे, ये एक ही सरफेस के अंदर थे। उसमें
कालांतर में जब मोहम्मद गोरी भारत पर कब्जा कर लेता है, पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तो उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे वह अपने भारतीय क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर वापस गया था, इस पाठशाला को तोड़ देता है, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद यहां पर एक मस्जिद बनवाता है, एक मॉस्क्यू बनवाता है, जिस मस्जिद का नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नाम की मस्जिद बनवाई थी। अलग अलग थ्योरी है, वैसे आप मिडिवल पढ़ोगे तो और पढ़ोगे। कुछ लोग कहते हैं कि उसने 2.5 दिन में ये मस्जिद बनवा दी थी, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक 2.5 दिन का मेला लगता है, मेले को मुसलमान बोलते थे उर्स। हिंदुओं का जो मेला है, मेला का मतलब जहां लोग मिलते हैं, आगे खूब सारे लोग हैं, उसको मुसलमान उर्स बोला करते थे, उसका मतलब भी वही मिलन होता है। और कहते हैं यहाँ पे एक 2.5 दिन का उर्स लगता है, पीर पंजाब शाह का, पंजाब शाह नाम के को पीर हुए थे और उनका यहाँ पे उर्स लगता है, इसलिए भी कुछ लोग कहते हैं कि इसे 2.5 दिन का कहते हैं। जो भी बात रही हो, अपने याद रखने वाली बात यह है कि वो जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और सरस्वती मंदिर थे, उनको तुड़वा दिए गए थे, और उनको तुड़वा के वहां पर वो 2.5 दिन का झोंपड़ा उन्हीं खंडहरों के ऊपर, नीचे की दीवार वही है, ऊपर का केवल जो सिनेरियो है, छत है, केवल वो चेंज की गई, और वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। ये याद रखना एक बात है ना, कि कोई पूछेगा आपसे कि 2.5 दिन का झोंपड़ा वास्तव में क्या था, तो वो एक सरस्वती पाठशाला थी पहले एक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़ दिया था, तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बना दी थी। विग्रह चतुर्थ ने बिसलपुर नाम का एक गांव बसाया और यहाँ पर एक झील बनवाई, बिसलपुर झील के द्वारा, और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बनवाया। शिव जी के भक्त हुआ करते थे और शिव जी का मंदिर बनवाया, गोकर्णेश्वर। मैंने कई बार बताया, जिनके भी पीछे स्वर लगे वो सारे शिव जी के मंदिर है। तो यहाँ पे गोकर्णेश्वर मंदिर बनवाया था और एक झील का निर्माण करवाया था। बिसलपुर टोंक में पड़ जाता अब तो अपने बिसलपुर, जयपुर के पानी की सप्लाई पूरी बिसलपुर डैम से ही आती है, तो बिसलपुर के अंदर झील बनवाई थी, एक शिव मंदिर बनवाया था जिसका नाम गोकर्णेश्वर मंदिर है। याद रहेगी बात, दो बात है सिंपल, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया, जहां के मिले का अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, जो कि अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा गया है। और एक बात यह कि इसने बिसलपुर की स्थापना की, यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया, तथा यहाँ पे गोकर्णेश्वर नामक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया गया। शिवा टेम्पल है। और पढ़ता बंदा जब सरस्वती माँ को इतना मानता है कि माँ सरस्वती के नाम पर स्कूल बनवाता है, मंदिर बनवाता है, तो सरस्वती जिव्या पर बैठती भी थी। और इसने एक ड्रामा लिखा है, एक नाटक लिखा है, हरकेली। हरकेली नाम का एक ड्रामा लिखा। हर का मतलब होता है शिव, भगवान शिव का भक्त था तो शिव पे लिखेगा, शिव जी के बारे में लिखा हुआ है। वास्तव में ये बहुत प्राचीन काल में अपने एक राइटर हुए थे भारवी, और उनकी एक बुक है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम नाम की उन्होंने एक बुक लिखी थी भारवी ने। वही प्लॉट हरकेली के अंदर है। हर का मतलब शिव जी है, तो हरकेली शिव जी पर लिखी गई एक किताब है। ये क्या किरातार्जुनियम क्या? किरात, किरात का मतलब शिकारी, हंटर। ये आगे अर्जुन है, आप संधि विच्छेद करेंगे तो वास्तव में किरात प्लस अर्जुन है। अर्जुन कौन? वही अर्जुन जिसको आप जानते हो, पांडव। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव जी के और अर्जुन के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शिव जी शिकारी बनकर आए थे, किरात बनकर आए थे वो, और अंत में उन्हें यह मानना पड़ता है कि अर्जुन बेहतरीन धनुर्धर है मेरी तुलना के अंदर भी। उस शिव जी के शिकारी वाले रूप, किरात रूपधारी शिव तथा अर्जुन के बीच युद्ध जो हुआ था, उसको प्लॉट बनाया भारवी ने, और भारवी ने प्राचीन काल में एक बुक लिख दी किरातार्जुनियम। इसी को आगे और प्लॉट बनाते हुए स्वयं विग्रहराज चतुर्थ, खुद की किताब है, एक किताब लिखता है हरकेली, और अंत में उसके लिखता है कि भगवान शिव कहते हैं कि मैं विग्रहराज चतुर्थ के हरकेली नाटक से इतना अधिक प्रभावित हुआ हूं कि जब भी धरती पर इसका मंचन किया जाएगा तो पार्वती को कहते हैं कि पार्वती हम दोनों चलेंगे,
फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आएंगे इसका। ऐसा विग्रहराज चतुर्थ कहता है कि मैंने भगवान शिव को इतना प्रसन्न कर दिया कि भगवान शिव राजी होकर मां पार्वती के साथ धरती पर इस नाटक को देखने के लिए आएंगे। वो नाटक कौन सा है? हरकेली नाटक है। एक नाटक और आगे लिखा, ललित विग्रहराज। विग्रहराज पर नाटक लिखा गया तो नाम ही क्या हो गया इसका? ललित विग्रहराज। इसी के दरबार में रहने वाले एक कवि सोमदेव ने यह नाटक लिखा। सोमदेव नाम के कवि वे जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम का एक नाटक लिखा। वास्तव में तो एक प्रेम कहानी है जो विग्रहराज चतुर्थ तथा बसंतपुरी की राजकुमारी, एग्जैक्टली अब सॉरी इंद्रपुरी की राजकुमारी बसंतपाल की बेटी के बारे में जानकारी देती है। इंद्रपुरी शायद वो इंद्रप्रस्थ के बारे में कहना चाहता होगा, इंद्रप्रस्थ कहता है तो वो दिल्ली रहा होगा, कोई दिल्ली के आसपास के दिल्ली की राजकुमारी रही होगी। दिल्ली वाले तोमर थे, उनके नाम के पीछे पाल लगता भी है, यहाँ पर भी उस राजा का नाम बसंतपाल बताया हुआ है, तो शायद वो बसंतपाल की राजकुमार रही होगी, तो देसल देवी नाम बताया गया उसका। तो ललित विग्रहराज में विग्रहराज खुद और एक राजकुमारी देसल देवी के बीच की प्रेम कहानी है, जो कि इंद्रपुरी के राजा बसंतपाल की बेटी है। इंद्रपुरी की राजकुमारी, इतना याद रख लेना। बसंतपाल इसके पिता का नाम है, इंद्रपुरी की राजकुमारी काव्यात्मक भाषा के अंदर लिखी हुई पोइट्री है। एग्जैक्टली स्थानों की हम बता नहीं सकते कि कौन सा क्या रहा होगा। इतिहासकारों का मानना है कि इंद्रपुरी शायद दिल्ली रहा होगा और बसंतपाल दिल्ली का कोई राजा रहा होगा या सामंत रहा होगा, जिसकी बेटी देसल देवी के साथ में विग्रहराज की कोई प्रेम कहानी रही होगी। पर इस प्रेम कहानी के दौरान ही वो लिखता है कि जब इनके बीच का इल्लू इल्लू चल रहा है, उसी समय गजनी के खुसरो शाह का दूत विग्रहराज चतुर्थ के पास आता है और उसे अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है। लेकिन विग्रहराज खुसरो शाह की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, बल्कि उसका सामना करने के लिए बबेरा गांव तक चला जाता है। फिर आगे बबेरा गांव कौन सा है? शेखावटी में गांव पड़ता है बाबरा, तो कहा गया ये शेखावटी वाला बाबरा है। उस बबेरा गांव तक चला गया और वहां उसने अमीर खुसरो शाह की सेना को हराकर भगा दिया था। यह जानकारी भी इसी के अंदर है कि इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। गजनी के कौन से राजा को हराया? तो गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था। यह जानकारी भी किसके अंदर है? ललित विग्रहराज। ललित विग्रहराज किसने लिखी? विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान कोर्ट स्कॉलर सोमदेव द्वारा लिखी गई पुस्तक, जो कि विग्रहराज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के बीच की प्रेम कहानी है। लेकिन साथ ही यह जानकारी भी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराकर भेज दिया था। अब मैं कहूंगा दो चीज एक साथ जोड़ना। ललित विग्रहराज ये बताती है कि इसने गजनी के राजा खुसरो शाह को हराया था और उसकी सेना को यहां से भगा दिया था। दिल्ली शिवालिक का अभिलेख में विग्रहराज खुद कहता है कि मैंने तुर्कों का समूल नाश कर दिया है और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उन्हें अटक नदी तक सीमित करके रख दे। अब दोनों को जोड़ना कि वो तुर्कों की जिस सेना को उसने हरा के भगाया है, उसका स्वामी गजनी का खुसरो शाह है। तो इससे भी ये बात क्लियर होती है कि हाँ, इसने तुर्कों की आर्मी हरा तो दी थी। यहाँ पे दोनों बहुत अच्छे नाटक है। हरकेली खुद का लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छा नाटक है। ललित विग्रहराज जो कि सोमदेव का लिखा हुआ है, वो बहुत अच्छा नाटक है। हमें कैसे पता चला ये नाटक इन्होंने लिखे थे? ये दोनों नाटक उसने अपने उस सरस्वती पाठशाला के अंदर खुदवाए थे। हरकेली तथा ललित विग्रहराज की पंक्तियां उस सरस्वती पाठशाला की दीवारों पर खुदवाई गई थी, जिसे वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। उस 2.5 दिन के झोंपड़े पर आज भी हरकेली तथा ललित विग्रहराज की वो पंक्तियां सिसकती हुई ये बात कहती होगी कि कभी यहाँ विग्रहराज चतुर्थ पूजा करने आता होगा। वो बताती होगी कि किसी समय यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते होंगे, मेरा वैभव मां शारदा के उस लालित्य से परिपूर्ण रहता होगा, जहां पर वर्तमान के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम की एक मस्जिद है और पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। तो याद रखना कि 2.5 दिन के झोंपड़े में, जो कि पहले एक पाठशाला या मंदिर हुआ करता था सरस्वती माता का, उसमें कौन कौन से नाटक की पंक्तियां थी? तो खुद विग्रहराज के हरकेली की पंक्तियां थी और आपके ललित विग्रहराज की पंक्तियां थी, जो कि सोमदेव द्वारा लिखा गया था। नीचे लिखा हुआ है कि विग्रहराज की उपाधियां कौन कौन सी थी। मैंने अभी ऊपर बताया कि इसने बिसलपुर नाम का एक गांव बसाया था, वहां पर बिसलपुर में झील बनवाई थी और गोकर्णेश्वर नामक शिव मंदिर बनवाया था, इसलिए एक उपाधि है बिसल देव। बिसलपुर बसाया इसलिए बिसल देव। खुद बहुत बड़ा विद्वान है, दरबार में कवि रहते हैं खूब सारे, इसलिए एक उपाधि है कवि बंधु।
ब्रदर ऑफ पोइट्स। तो हमें इसकी दो उपाधियां मिलती है। कौन कौन सी दो उपाधियां? एक बिसल देव है और एक कवि बंधु उपाधि है इसकी। किसकी उपाधि है? तो विग्रहराज की। एक राइटर हुए हैं किलहॉर्न, विद्वान हुए हैं। किलहॉर्न नाम करके विद्वान है, और वो कहते हैं ये एक ऐसा राजा है जो कालिदास और भवभूति से तुलना कर सकता है। कालिदास और भवभूति हमारे एंशिएंट पीरियड के दो स्कॉलर्स हुए थे। आप एंशिएंट पढ़ेंगे तब कालिदास और भवभूति के बारे में खूब सारी बातें और पढ़ेंगे। यहां बताई तो थोड़ा अन्यत्र चीज हो जाएगी, टॉपिक बढ़ जाएगा, वैसे धीमी गति चल रही है हमारी। तो किलहॉर्न इसकी तुलना कालिदास और भवभूति के साथ करता है कि वह, तो आपसे कोई पूछे कि किलहॉर्न ने किस चौहान राजा के बारे में कहा कि वह कालिदास और भवभूति से टक्कर ले सकता है, तो ऐसा विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा गया। या कोई कहे कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में यह किसने कहा कि वह कालिदास और भवभूति से टक्कर ले सकता है, तो वह व्यक्ति कौन था? तो किलहॉर्न वह व्यक्ति था। ये तमाम बातें हमने किसके बारे में पढ़ी? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ प्री में पूछा जा सकता है, विग्रहराज चतुर्थ 50 शब्दों में मेंस में पढ़ा जा सकता है। और पढ़ना आप, वाकई रोमांच देने वाला राजा है, गूज बम्प्स देता है इस मामले में। तो मैं वापस बताता हूं इसकी बात है। किसका समय अजमेर या सपादलक्स के चौहानों का स्वर्ण काल था, जैसा कि डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में बतलाते हैं। अपने पिता अरुणोराज के हार का बदला लेते हुए गुजरात के चालुक्य राजा कुमारपाल को हराकर उसके तमाम वे ठिकाने जो उसने अधीन किए थे, पाली, जालोर, नाडोल, चित्तौड़ आदि पर अधिकार कर लेता है। इसने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ऐसा बिजोया अभिलेख बताता है। यह अपने दिल्ली शिवालिक अभिलेख, जो कि अशोक के टोपरा अभिलेख पर लिखवाया गया था, जिसे कालांतर में फिरोज शाह तुगलक फिरोजा कोटला में लगवा देता, में बताता है कि मैंने तुर्कों को यहां से हराकर भगा दिया और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी उन्हें अटक नदी तक सीमित करके रखे। इसने अजमेर में एक सरस्वती कंठाभरण पाठशाला और उसी के परिसर में सरस्वती मंदिर बनवाया था, जिसके एक अभिलेख के अंदर चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है, जो कि अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में सेफली रखा हुआ है। कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक इसको तोड़कर यहाँ पर एक मस्जिद बनवाता है, जिसे हम वर्तमान में 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जहां पर पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। उसका मतलब मेला होता है। बिसलपुर नगर बसाया, यहाँ पर एक झील बनवाई और गोकर्णेश्वर शिव का मंदिर बनवाया था इसने खुद ने एक हरकेली नाटक लिखा जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इसमें भगवान शिव के किरात रूप की तथा अर्जुन के बीच हुई लड़ाई का वर्णन है, जो कि भारवी के किरात अर्जुन यम नाटक पर आधारित है। ललित विग्रहराज इसके विद्वान, दरबारी विद्वान सोमदेव ने लिखा था, जिसमें विग्रहराज तथा इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का वर्णन है, तथा इसमें यह भी पता चलता है कि इसने गजनी के खुसरो शाह को हराकर यहां से वापस भगा दिया था। बिसलपुर बसाने की वजह से बिसलदेव उपाधि है, तथा कवियों के साथ रहने से कवि बंधु इसकी उपाधि है। किलहॉर्न ऐसा कहता है कि कालिदास और भवभूति से टक्कर ले सकता था। थोड़ी बातें और करेंगे हम। एक जैन विद्वान इसी के टाइम में रहा करते थे, धर्म घोष सूरी। ये बहुत मानता था उनकी, और उनके कहने पर इसने ये रोक लगाई कि एकादशी के दिन 11 पशु हत्या बैन है, एनिमल किलिंग। अपने आज भी 11 पवित्र है, लोग व्रत रखते हैं 11 के दिन। निर्जला 11 आती है, जिस दिन हम पानी पिलाते हैं। देव उठनी 11 आती है, देव सैनी 11 आती है, तुलसी 11 आती है। हम त्योहार पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, तो 11 का अलग महत्व है। तो इसने कहा एकादशी के दिन नो वेजिटेरियन, ओनली वो नॉन वेजिटेरियन, ओनली जो है वेजिटेरियन फूड लिया जाएगा। ऐसा किसके कहने पर किया इसने? धर्म घोष सूरी कहने पर किया। इससे पता चलता है कि वो भले ही भगवान शिव का भक्त था, लेकिन जैनों का भी उतना ही आदर करता था। इसका मतलब एक सेकुलर राजा था। और फिर जो मैं आपको बताता हूं कि जैन, बौद्ध, सिख ये अलग धर्म है ही नहीं, ये हिंदुइज्म की ब्रांचेस थी, और तमाम हिंदू राजा हुए वो इनकी बातें भी मना ही करते थे। एक और मैंने यहां मेंशन किया है, जिनदत्त सूरी। इस आदमी के बारे में याद रखा जाना चाहिए। एक जैन विद्वान थे, काम नहीं आएगा पर सुनना आप बात। एक जैन विद्वान थे जिनका इसी के टाइम में अजमेर के अंदर स्वर्गवास हो गया था, गोधाम चले गए थे वो। दादाबाड़ी अजमेर में जगह पड़ती है जहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। इनके बारे में ऐसी जानकारियां मिलती है किताबों से कि जिनदत्त सूरी उस समय क्षत्रियों में यह प्रचार प्रसार कर रहे थे कि उन्हें हिंसा का रास्ता त्याग कर व्यापार में लग जाना चाहिए। वैसे देख लो, आप जैन ज्यादातर बाणी मिलेंगे, क्योंकि जैनों ने कहा कि खेती में भी हिंसा होती है। हल चलाते हो तो क्या पता कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। क्षत्रिय तो अपने आप हिंसा ही करता है। ये काम ठीक है, व्यापार वाला काम ठीक है, इसमें
नहीं हुआ पड़े। तो जिनदत्त सूरी है वो क्षत्रियों को हिंसा त्याग कर, युद्धों का रास्ता त्याग कर और व्यापार करने की सलाह देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। हम कल वाली क्लास में कर रहे थे, परसों वाली क्लास में हम बात कर रहे थे कि प्राचीन काल से बौद्ध और जैन ऐसा प्रचार किया करते थे। मैंने बताया था इसलिए खूब सारे क्षत्रियों ने हिंसा छोड़ के अहिंसक ही बन गए थे, इसलिए किसी ऋषि को उन क्षत्रियों को वापस जगाना पड़ा कि उठो कुल श्रेष्ठों, देश पर आक्रमण है, हथियार रखने से पार नहीं पड़ेगी। युद्ध शांति की पूर्व पीठिका है। शांति इसलिए है क्योंकि युद्ध हुआ है। बिना युद्ध के शांति नहीं हो। यूं तो लोग अशांति लाएंगे, तो अशांति को मिटाने के लिए युद्ध करने पड़ते हैं और शांति लानी पड़ती है। विडंबना यह है, क्या अजीब संयोग है इस चीज का कि जिस समय तुर्कों के आक्रमण लगातार हिंदुस्तान पर बढ़ते जा रहे थे, अजमेर के वो महान सम्राट अजयराज, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ जब उन तुर्क आक्रमणकारियों को रोक रहे थे, ऐसे माहौल में एक जैन विद्वान इस प्रकार की विरोधाभासी बात कैसे कर रहा है? राष्ट्र के प्रति जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इससे वो अनभिज्ञ क्यों है? बड़ा अजीब लगता है कि उसके द्वारा कम से कम ऐसे समय में तो नहीं किया जाना चाहिए था। कौन सी एक फिल्म में कोई गीत की पंक्तियां आएगी, जिस कवि की कविता में प्रेम का ये राग हो, उस कवि की कविता को तुम सिरे से नकार दो। कि नहीं, ऐसे समय में ये नहीं चले। हमारे बीकानेर के एक राइटर हुए गिरधारी सिंह, एक बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, मानखो। मानखो मतलब मानवता, मनुष्यता। उसके अंदर वो लिखते हैं कि जब अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़ने से मना करते हैं, भगवान कृष्ण को कहते हैं क्यों मारा जाए, बंधु बांधव खड़े हैं सामने, क्यों मारा जाए इनको। राजस्थानी के अंदर लिखी हुई है। भगवान कृष्ण जवाब देते हैं, डांगर ने घिरे दकाल्या जद लाठाई खेत रुखाड़ी जाए। डांगर मतलब पशु, ना घिरे दकाल्या जद, घिरे मतलब गिर जाते हैं, वापस भागते हैं। दकालना, किसान जो जोर जोर से हल्ले करता है, पैर पीटता है, उसको दकालना बोलते हैं। आंखें दिखानी किसी को। डांगर ने घिरे दकाल्या जद, यदि पैर पीटने से, पशुओं के पीछे भागने से यदि पशु बाहर नहीं निकले खेत से, तो लाठाई खेत रुखड़ी जाए। तब लठ का इस्तेमाल करना पड़ता है और खेत की रखवाली तब होती है। किसान के लिए सब कुछ उसका खेत होता है, राजा के लिए सब कुछ उसका देश राष्ट्र था। और राजा ही क्यों, सब व्यक्तियों के लिए ये देश राष्ट्र सबसे पहले जरूरी होता है। उसके लिए ऐसे कई तमाम काम करने पड़ते हैं। तब मुझे कई बार बड़ी हंसी आती है कि देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जब कई बार आके कहते हैं युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, तब उन्हें बताया जाना चाहिए कि युद्ध इसलिए आवश्यक है क्योंकि शांति बनी रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जब 1998 में परमाणु विस्फोट किए थे पोखरण में, तब उनसे किसी ने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि परमाणु विस्फोट करने से जो दक्षिणी एशिया का जो शांति संतुलन है वो गड़बड़ा जाएगा और अब सब जो देश है वो परमाणु हथियार लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत अच्छा कोट है। उन्होंने कहा कि परमाणु शांति का हथियार है, हमारे पास में परमाणु रहेगा तो ज्यादा शांति रहेगी। डर है, आग के लिए पानी का डर बने रहना बेहद जरूरी है। मुझे जिनदत्त सूरी बड़े इस मामले में थोड़े से अजीब विरोधाभासी से व्यक्ति लगे, इसलिए मैंने बता दिया। याद करने वाली बात नहीं, पर ये थोड़ी यूं बात बतानी थी आपको, इसलिए मैं कर गया। नहीं सुननी हो तो आप आगे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह 2.5 दिन का झोंपड़ा है, जिसे अब हम 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं, जो किसी समय विग्रहराज चतुर्थ की बनाई हुई सरस्वती पाठशाला या सरस्वती मंदिर था। यदि आप आज भी उस 2.5 दिन के झोंपड़े के पिलर्स जाके देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके ऊपर मूर्तियां बनी हुई है, जो मूर्तियां इस बात की गवाही देती है कि किसी समय ये मंदिर हुआ करता था या एक पाठशाला हुआ करती थी। एक ही परिसर के अंदर बने हुए थे। तो अभी भी इसकी वो मूर्तियां, और ज्यादातर में मिल जाएगी ये सब चीजें, आपको मूर्तियां वगैरह मिल जाएगी। अभी मैं और बताऊंगा, आगे बात करेंगे तब हम और बात करेंगे। ये
दिल्ली शिवालिक स्तंभ है, पिलर है, इस पिलर पर ऊपर अशोक का अभिलेख लिखा हुआ था, उसके नीचे विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक उठाकर ले गया था, दिल्ली के अंदर लगवा दिया था। मैं वापस उस मैप को याद दिलाना चाहूंगा आपको, जो मैंने आज आते ही सबसे पहले आपको शुरू के अंदर बताया था। और मैंने उस मैप के अंदर बताया था आपको कि सबसे ऊपर अरुणोराज थे, अरुणोराज की 2 राजकुमारियां हैं, मारोठ की राजकुमारी जोया राजकुमारी सुधवा और गुजरात की चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी। सुधवा के मैंने 2 बेटे बताए आपको, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। मैंने कहा कि जगदेव ने मार दिया था अरुणोराज को, राजा बना, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसका छोटा भाई विग्रहराज चतुर्थ बन जाता है। मैंने जगदेव के बेटे का नाम लिखवा रखा है, वहां पे पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज चतुर्थ के 2 बेटों के नाम लिखवा रखे हैं मैंने, अपर गंगे और नागार्जुन। इधर चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी से वे सोमेश्वर, जिनके फिर मैंने 2 बेटे लिखवा रखे हैं आपको, पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज। देखना उसको वापस। तो विग्रहराज जब मरा तो विग्रहराज का बेटा अपर गंगे राजा बना, लेकिन उधर जगदेव का जो बेटा है पृथ्वीराज सेकंड, चचेरे भाई है आपस के अंदर, ये विग्रहराज चतुर्थ का बेटा है, ये जगदेव का बेटा है। जगदेव को हटा के बना था पृथ्वीराज, जगदेव को हटा के बना था विग्रहराज चतुर्थ। तो जब विग्रहराज चतुर्थ का बेटा अपर गंगे बना तो पृथ्वीराज सेकंड आया, उसने कहा साडा हक एथे रख, अपना है भाई साहब, ऐसे नहीं कर सकते तुम। और इसने अपर गंगे को हटाया, और अपर गंगे को हटा के यहां पे पृथ्वीराज सेकंड राजा बन जाता है। पृथ्वीराज सेकंड राजा बना। हांसी अभिलेख की बात हम कर रहे थे, मैंने बताया था आपको, हांसी हरियाणा में एक जगह पड़ती है, हांसी हिसार, हिसार के पास में एक जगह पड़ती है। जब विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर कब्जा किया था तब हांसी भी उसने छीन लिया था, हांसी भी तोमरों के पास हुआ करता था, हांसी पर भी उसने कब्जा किया था। इस समय जब मुस्लिमों के अटैक बढ़ रहे थे, वो उधर पंजाब वाले रास्ते से हरियाणा से होते हुए गुजरते थे, तो यहां पर पृथ्वीराज सेकंड अपना कब्जा करता है। अपने मामा हांसी के अंदर वो अपने मामा किलहण गोहिल को, गोहिल वंश का मामा था, किलहण नाम था उसका, उसको हांसी का प्रशासक बनाता है, एडमिनिस्ट्रेटर, कि मामा जी आप संभालिए इसको। और जब वो हांसी में वहां पर एक महल बनवाता है, और जब उसने महल बनवाया, गोहिल किलहण को वहां का प्रशासक बनाया, तो उसने एक अभिलेख ही लगवाया वहां पर, जो अभिलेख ये कहता है कि चौहान चंद्रवंशी है। तो चौहानों को चंद्रवंशी बताने वाला जो अभिलेख है वो यही अभिलेख है, हांसी अभिलेख, जो पृथ्वीराज सेकंड के टाइम का। मैंने इसलिए वापस बता दिया आपको ताकि याद रहे कि पृथ्वीराज सेकंड के टाइम का। और हांसी के अंदर उसने अपने मामा किलहण गोहिल को प्रशासक नियुक्त किया था, और हांसी में वहां पर एक महल और बनवाया था। मैं कभी शायद शुरुआत की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि कालांतर में इस हांसी पर कब्जा कर लिया था जॉर्ज थॉमस ने। जॉर्ज थॉमस जो सबसे पहले अपने राजस्थान के लिए राजपूताना वर्ड यूज में लेता है। विलियम फ्रैंकलिन जो उसकी जीवनी लिखता है, उसने अपनी बुक के अंदर मेमोइर्स ऑफ जो जॉर्ज थॉमस लिखे, उसके अंदर ये सारी जानकारियां दी है। वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने ये सब बातें बताई थी आपको। कालांतर में यही हांसी उस जॉर्ज थॉमस की राजधानी बनती है। ये तो अलग सी बात होगी, थोड़ी टॉपिक से हटके होगी। एक भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है धोड़, धोड़ नाम की एक जगह है भीलवाड़ा के अंदर। यहां पर एक भगवान शिव का मंदिर है, पर उसे रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कोई पृथ्वीराज सेकंड की रानी थी, नाराज हो गई थी, तो रूठी रानी बोलने लगे। उस रूठी रानी वाले मंदिर से, जो भगवान शिव का मंदिर है, वहां से एक अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख के अंदर पृथ्वीराज सेकंड बताता है कि मैंने अपने बाहुबल से राज्य पर कब्जा किया है। इसका मतलब वो कहना चाहता है, और कहा है कि वो अपने पिता का बदला लेता है, जो उसके पिता से राज्य छीन लिया गया था। तो वो बताना चाहता है कि मेरे पिता जगदेव को हटाकर विग्रहराज चतुर्थ ने राज्य ग्रहण कर लिया था, लेकिन मैं अपने बाहुबल से विग्रहराज चतुर्थ के बेटे को हटाकर यहाँ का राजा बन रहा हूं। तो उसके राजा बनने वाली जानकारियां, अपर गंगे को हटाने वाली जानकारियां, वो धोड़ के अंदर जो रूठी रानी के मंदिर से अभिलेख मिला है, जो कि शिव मंदिर है, वहां से जो अभिलेख मिला है, उससे ये जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में उस रानी का नाम और है, उस रानी का नाम है सुहाव देवी, सुहावा देवी या सुहाव देवी नाम करके उसकी रानी का नाम है। अपने काम की बात यही है।
हम पढ़ते हैं कि मालदेव की रूठी रानी थी जो उमा दे थे। एक मैंने और बताया था आपको कि मेवाड़ के राजा जयसिंह की रूठी रानी कोमला देवी परमार थी, जिनके जैसमंद झील के पास में महल बने हुए हैं। हम तीसरा पढ़ रहे हैं जहां पर पृथ्वीराज की एक रूठी रानी है और उसका नाम सुहाव देवी है। मुझे नहीं पता ये कभी धोड़ अभिलेख के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस पृथ्वीराज सेकंड ने यहां धोड़ के पास में एक जगह और पड़ती है मेनाल। क्योंकि ये चौहान भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, हर्षनाथ का मंदिर कभी गुवक ने बनवा के हर्षराय की उपाधि धारण की थी। विग्रह चतुर्थ गोकर्णेश्वर का मंदिर बनवाता है। इसने अपनी इस रानी सुहाव देवी के नाम पर मेनाल के अंदर मंदिर बनवाया था। सुहेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। मुझे याद है किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन था कि मेनाल में सुहेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो पृथ्वीराज सेकंड ने करवाया था। तीन बातें सिंपल। इसका हांसी अभिलेख ये जानकारी देता है कि चौहान चंद्रवंशी थे। इसने हांसी में अपने मामा गोहिल कुल्हण की प्रशासक बनाया था और वहां पर एक महल बनवाया था इसने। इसका जो धोड़ इंस्क्रिप्शन है, धोड़ जो कि भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है, वहां से एक मंदिर से अभिलेख मिला है जिसे कि रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। उसके अनुसार इसने अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया था और उन रूठी रानी का नाम सुहाव देवी बताया गया है। इन सुहाव देवी के नाम पर इसने मेनाल के अंदर एक सुहेश्वर मंदिर बनवाया था। हम मंदिर पढ़ेंगे तब मेनाल वाले मंदिरों की और बात करेंगे। बहुत प्यारे मंदिर बने हुए मेनाल में, बिजोलिया में। बिजोलिया अभिलेख कहता है कि कुटिला नदी के आसपास के क्षेत्रों में जैन और शैव तीर्थों की भरमार थी। घटेश्वर, कुमारेश्वर, खीरेश्वर, महानलेश्वर, हजारेश्वर, उंडेश्वर, भगवान शिव छाए हुए चारों तरफ से। मेरी महती इच्छा है कि कभी इन जगह को घूमने के लिए जाएं। मैं मेनाल, नागदा, बाड़ोली, किराड़ू, भंडदेवरा, इन तमाम जगह पे जगत वो मंदिर देखने हैं जाके, जो किसी समय अपने वैभव की कहानियां कहा करते थे। उस प्राचीन काल की भारतीय संस्कृति की भव्यता और कलात्मकता के गीत गाया करते थे। कालांतर में आक्रमणकारियों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिए गए हों, लेकिन देखिए आप, वो क्रूर आक्रांता आक्रमणकारी भी उन मंदिरों को पूर्ण समाप्त नहीं कर पाए। बड़े अचंभे की बात है कि हमारे प्राचीन काल के जो मंदिर हैं कितने भव्य रहे होंगे। साउथ में मुस्लिम अटैक ज्यादा नहीं हुए, इसलिए साउथ में मंदिर नहीं टूटे, वहां पर मंदिर पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप कभी साउथ जाओ तो उन सारे मंदिरों को देख कर आना। हालांकि मैं जब मेरे दोस्तों को भी कहता हूं कि मैं साउथ जाकर मंदिर देख के आना चाहता हूं, तो जब मैं उनको कहता हूं साउथ चलना है तो दोस्त भी तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ घूम के आएंगे, घूम के आएंगे, टूर बनाओ यार, थोड़ा साउथ घूम के आए। पर जब मैं उन्हें कहता हूं कि मैं वहां मंदिर देखने के लिए जाऊंगा तो वो कहेंगे अभी उम्र ही नहीं हुई, बुढ़ापे में तीर्थ यात्राएं कर लेना, तेरे ये शौक कौन कौन से हो गए। और मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, प्राचीन काल की वो तमाम चीजें तो देखनी चाहिए कि किस प्रकार राजराजेश्वर मंदिर के उस ऊंचे ऊंचे शिखर पर ले जाकर एक भाटा रखा गया है, वो बहुत भारी है। भले ही समझ नहीं आए पर जाके उसको निहारना तो चाहते हैं कि प्राचीन भारत में हमारे बड़कों या पूर्वजों के पास में वो कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी, कौन सी इंजीनियरिंग का वो प्रयोग करते होंगे कि इतने भारी पत्थर को इतने ऊपर ले जाकर उन्होंने रख दिया था। वो मंदिर देखने हैं जहां पर कभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महाबलीपुरम के उन मंदिरों को दिखाने के लिए लेके गए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि एक ही भाटे को काटकर वो मंदिर बना दिए थे। उस चीज को भी देखनी है कि आज जब वर्तमान दौर में कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव भरते हैं, उसके बाद उसकी दीवारें होती है, फिर छत आती है। तब मैं देखना चाहता हूं कि दक्षिण भारत के हमारे वो महान भारतीय लोग मकान की वो कौन सी स्टाइल थी जिसमें सबसे पहले छत ऊपर बनती थी, उसके बाद दीवारें बनती थी, फिर उसके नीचे आया करते थे। वो जहां नीचे से ऊपर की तरफ मकान का निर्माण होता है, उन लोगों ने किस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ मकान का निर्माण कर दिया, वो भी एक भाटे को काटकर बिना किसी बाहरी किसी भी सहायता का प्रयोग किए। ये भी देखना है कि न केवल उस भाटे को काटकर मंदिर की दीवारें, मंदिर का शिखर, मंदिर का गर्भगृह, मंदिर का तोरण, मंदिर का विमान, मंदिर का गोपुरम बना दिया गया,
बल्कि ये भी देखना है कि उसी भाटे को काट काट कर उन्होंने छोटी छोटी मूर्तियां बना दी जो देवी देवताओं की भव्यता की कहानियां बताती है। पर इनके लिए साउथ क्यों जाना पड़े, हम साउथ में क्यों देख के आए, हम नॉर्थ में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि नॉर्थ में वो तमाम मंदिर मिडिवल के अंदर तोड़ दिए गए थे, पर फिर भी कितने मजबूत मंदिर रहे होंगे कि पूरे नहीं टूटे। जब आप चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ देखते हो तो आपको बड़ा अचंभा होता है कि वो 8 मंजिलों में रखी गई मूर्तियां, जो किसी समय में उन मूर्तिकारों ने अपने हाथों से, पता नहीं क्या उनके हाथों में स्वयं भगवान विश्वकर्मा उतरे होंगे कि इन्होंने इतनी सुंदर टांक दी होगी वो। और किसी आक्रमणकारी ने जब उनको तोड़ना चाहा तो उसने भी उतनी तन्मयता दिखाई, और शायद किसी व्यक्ति को छेनी दी होगी का एक एक तोड़। पहले मुझे लगता है कि तोड़ने का मतलब क्या होता होगा, तो मूर्तियां तोड़ते होंगे तो आके कोई आदमी मोटा सा हथौड़ा लाता होगा, 5-7 एक इधर मारा, एक इधर मारा, एक उधर मारा, थोड़ी बहुत टूट टाट के इसको मूर्तियां तोड़ना कहते होंगे। ना 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 ना, एक एक तोड़ी है। उसमें भी जितने भी महिलाओं की मूर्तियां, उन सबके स्तन टूटे हुए हैं। कितनी पुरुषवादी, अहंकार पूर्ण, द्वेष वाली भावना रही होगी उन व्यक्तियों के अंदर कि जिन्होंने तोड़ने में भी इतनी तन्मयता दिखा दी है। पर फिर भी उन खंडहरों की कहानियां भी सुननी है, उन खंडहरों की सिसकियों को भी महसूस करना है कि कभी तो वो भी इस धरातल के ऊपर महफूज अवस्था के अंदर रहे होंगे। शायद व्यक्ति उन खंडहरों को देखकर यह भी अनुभव कर पाए कि स्थायी कुछ भी नहीं है। जैसा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि केवल परिवर्तन स्थायी है, बाकी सब टेम्पररी है। जीवन के अंदर क्षण भंगुर है, ये भव्यताएं, कलात्मकताएं स्वयं खत्म हो जानी है। तो ये याद रखना भाई। आप तो मैनाल जाना कभी आप जरूर, मैनाल के आसपास के मंदिर देख के आना। मैं चाहूंगा कि जब हम मंदिर पढ़ें तो मैं उनके जितने भी फोटोज वगैरह वो आपको दिखा सकूं। पृथ्वीराज सेकंड जब मरा तो पृथ्वीराज सेकंड के कोई बेटा था ही नहीं, निसंतान अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या किया जाए? अरुणोराज के जो सुधवा जो राजकुमारी थी, उसका बेटा जगदेव था, उसे पहले हटा दिया था इन्होंने, मृत्यु हो गई थी। विग्रहराज चतुर्थ की बाद में मृत्यु हो गई। जगदेव का बेटा पृथ्वीराज सेकंड बना, वो भी मर गया। तो कहा गया कि साहब अरुणोराज का एक और बेटा जो गुजरात की राजकुमारी कांचन देवी से हुआ था, ननिहाल है, उसको बुलाया जाए ना, उसको राजा बनाया जाए। तो सोमेश्वर को वहां से बुलाया गया, जो चालुक्यों का भांजा था, कुमारपाल का जो भांजा था। जयसिंह और कुमारपाल के नेतृत्व में वहां पर पला बढ़ा था। उस सोमेश्वर को कहा गया कि आप आइए, अजमेर का शासन आपको पुकार रहा है, आप आकर इसको संभालिए। तो सोमेश्वर गुजरात से आए और यहां पर शासन किया। पर जब सोमेश्वर गुजरात के अंदर रहा करता था, तब कहते हैं कि कुमारपाल, जो उसका मामा लगता है, उसने कोंकण पर आक्रमण कर दिया था। गोवा के आसपास वाला जो तट लगता है अपना, महाराष्ट्र गोवा वाला, लक्षिता मैम क्लास में और अच्छे से समझाएंगे, उसको हम कोंकण तट कहते हैं। और वहां के राजा मल्लिकार्जुन पर आक्रमण किया था, कुमारपाल ने आक्रमण किया था। और इसमें सोमेश्वर मल्लिकार्जुन की हत्या कर देता है, वो मारता है। तो अपने बहादुरी का जो पैमाना है वो उसने उस युद्ध में, कोंकण वाले युद्ध में दिखाया था, जो कि कुमारपाल और कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन के बीच में लड़ा गया था। इसमें सोमेश्वर गुजरात की तरफ से भाग लेने के लिए गया था और सोमेश्वर ने मल्लिकार्जुन की हत्या की थी। उसी साल जब वहां से वापस लौट रहे थे, तब वो एक राजकुमारी से शादी करता है जिसका नाम है कर्पूरी देवी, जो कि चेदी के कलचुरी वंश की राजकुमारी थी। एमपी में ये चेदी क्षेत्र हुआ करता था जहां पर कलचुरी वंश हुआ करता था, और कलचुरी वंश के राजा थे अचल राज। उन अचल राज की बेटी कर्पूरी देवी से इसने शादी कर ली थी। और इसी कर्पूरी देवी के बाद में हुए थे पृथ्वीराज थर्ड और हरिराज नाम के 2 बेटे। कालांतर में जब इसको यहां पे लेके आ गए थे अजमेर में, तो इसने खूब मंदिर बनवाए। मैं किसी एक बुक के अंदर पढ़ रहा था कि वो मंदिर बिसल देव के महलों से भी बड़े बना दिए गए थे। एक तो वैद्यनाथ का मंदिर बनवाया था,
वैसे तो बेसिकली वैद्यनाथ, हम भगवान शिव के मंदिरों को वैद्यनाथ मंदिर बोलते हैं, पर इसने उस मंदिर में 3 मूर्तियां लगाई थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों की मूर्तियां उस मंदिर के अंदर लगा दी थी। कहते इसने 5 मंदिर और बनवाए थे, खूब ऊंचे ऊंचे मंदिर थे, जिनको ये कहता था ये कल्प वृक्ष है, 5 कल्प वृक्ष है या 5 मंदिर है। पुराणों में कल्प वृक्ष का नाम आता है जो सदियों तक चलता रहे, कभी समाप्त नहीं हो, तो इसी ने उसी प्रकार से कि 5 मंदिर भी कभी खत्म नहीं होंगे, खूब ऊंचे ऊंचे से मंदिर बनवाए थे। इसने अपनी स्वयं की और अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां लगवाई थी, अपनी मूर्ति लगवाई और अरुणोराज जी की मूर्ति लगवाई। बिजोलिया अभिलेख इसी के टाइम का था, और बिजोलिया अभिलेख में इसका एक नाम और मिलता है, प्रताप लंकेश्वर। मुझे लगता है ये कभी कोई पूछ सकता है कि हमें किसका नाम प्रताप लंकेश्वर मिलता है, तो प्रताप लंकेश्वर नाम हमें सोमेश्वर का मिलता है। चालुक्यों का भांजा था, गुजरात में ही रहता था। गुजरात के राजा कुमारपाल चालुक्य ने जब कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन पर हमला किया तो साथ में गया था, इसने मल्लिकार्जुन की हत्या की थी। उसी समय इसने चेदी राज्य के कलचुरी वंश के राजा अचल राज की बेटी कर्पूरी देवी से विवाह किया था। इसे कालांतर में पृथ्वीराज और हरिराज नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। कालांतर में ये गुजरात से अपनी पत्नी तथा अपने बेटों के साथ में अजमेर में शासन करने के लिए, अजमेर में इसने वैद्यनाथ का मंदिर बनवाया, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्तियां लगवाई। 5 अन्य मंदिर बनवाए जिन्हें 5 कल्प वृक्ष कहा जाता है। अपने तथा अपने पिता अरुणोराज की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, और बिजोलिया अभिलेख इसी के टाइम में लगवाया गया था, जिसमें इसे प्रताप लंकेश्वर कहा गया। आज इतना काफी है। कल हम उस महान चौहान सम्राट पृथ्वीराज III, जिसे कि आप सब लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, उसकी बात करेंगे, जो कि सोमेश्वर का बेटा था, द्विगराज चतुर्थ का भतीजा था। कल उनकी बात करेंगे अपने। थैंक यू।